जी सर। न्यू शीट आ गई सर। आइए सर, मैंने रिकॉर्डिंग भी फ्रेश कर दी है और मैं नोट्स भी फ्रेश बना देता हूँ। जी, तो एग्रीकल्चरल इनकम। सर ये हम ना स्लैब रेट की कंटिन्यूएशन में ही डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स कंप्यूटेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखिए प्लीज। सर एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चरल इनकम shall be exempt from tax। सर एग्रीकल्चरल इनकम में ना टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं बताइए? जी, तो व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम? सर ये बात ना हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए में बताई गई है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? ये कहते हैं सर, अगर आपको ना रेंट मिलता है फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या मतलब हुआ? सर अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड खेत, जो खेत कहां होना चाहिए? सर इंडिया में होना चाहिए। मान लीजिए किसी को किराए पर देते हैं और वो खेत पर क्या करता है? खेती। ठीक है सर, तीन बातें कही मैंने। खेत होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए और खेत पे खेती होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जो रेंट आपको मिलेगा ना, वो रेंट एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है सर। अगर ये खेत इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो फिर ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम तभी माना जाता है जब ये इनकम आपको इंडिया से हो रही होती है। अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया के बाहर से होने लगे तो सर हम उसे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। क्या खेत पर खेती के अलावा कुछ और भी हो सकता है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है सर। दिल्ली में तो बहुत होता है। दिल्ली के जितने भी फार्म हाउसेज हैं, सर फार्म हाउसेस का जो बेसिक पर्पस होता है वो तो फार्मिंग होता है ना? लेकिन दिल्ली के फार्म हाउसेस में तो खास तौर पर, बाहर का मैं नहीं कह सकता, फार्मिंग कहीं भी नहीं होती। ठीक है सर, वहां होती हैं शादियां, पार्टीज, फैशन शोज, बड़े बड़े फंक्शंस, और बदले में लाखों रुपए का किराया आता है एक एक दिन का। सर ये जो रेंटल इनकम है ना, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए किराए पर जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, और अगर एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी तो वो एग्जम्प्ट होगी। सर वैसे तो हम कहते हैं इनकम एग्जम्प्ट होगी, लेकिन इस पर ना एक इनडायरेक्ट मेथड से हम टैक्स लगा देते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम के केस में हमारे पास टैक्स की कैलकुलेशन का एक स्पेशल फॉर्मूला है।
जो हमें भी पढ़ना है स्लैब रेट की कंटिन्यूएशन में, जिसके लिए हम ये एग्रीकल्चरल इनकम का कंसेप्ट बीच में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई डाउट सर यहां तक? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी being performed in India। सर अगर हम इंडिया में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करें तो, अगर हम इंडिया में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तो उसकी जो भी इनकम होगी सर, वो इनकम हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम का ही पार्ट माना जाएगा। मतलब मैं खेत पर मजदूरी करता हूँ, मेरी जो इनकम होगी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। बस ये एक्टिविटी आपको कहाँ परफॉर्म करनी है सर? इंडिया में परफॉर्म करनी है। थर्ड, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सेल करते हैं, तो एग्रीकल्चरल से प्रोड्यूस की सेल से जो इनकम होगी ना, एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सेल तो सर लाला जी भी करते हैं हमारे घरों के आसपास ग्रोसरी शॉप्स पर। उनकी बात नहीं हो रही सर, वो ट्रेडिंग करते हैं। वो होलसेल मार्केट से खरीद के लाते हैं, रिटेल मार्केट में बेच देते हैं। उनकी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करना है कौन सा वाला? बीइंग रेज्ड, जो आपने उगाया हो। ठीक है, मतलब मैंने अपने खेत में कोई फसल उगाई, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगाया, और फिर मैंने उसको बेच दिया। उगाकर बेचना इज एग्रीकल्चर, खरीद कर बेचना इज नॉट एग्रीकल्चर। तो सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बीइंग रेज्ड। अच्छा, एक और यहां पर बात आती है, और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड। ठीक है, इन इंडिया। सब जगह पे कंडीशन है सर इंडिया की, खेत इंडिया में होना चाहिए। मैं ये कह रहा था, अभी अभी जो हमने ये रेंट की बात की ना सर, रेंट, सर रेंट में मिल सकते हैं पैसे। सोचिए, जरूरी थोड़ी है पैसे ही मिले, शेयर इन क्रॉप भी तो मिल सकता है। जो भी आपने उगाया उसमें कुछ हिस्सा मिल गया। ठीक है भाई, मेरा एक खेत था, मैंने किराए पर दिया एक किसान को, उससे कहा सर 10 लाख रुपए दे देना। ये जो 10 लाख रुपए है, एग्रीकल्चरल इनकम। सर ऐसा भी तो हो सकता है, किसान ने कहा सर 10 लाख तो है नहीं, एक काम करता हूँ, इस पर चावल उगाता हूँ, आधे चावल आपके, आधे चावल मेरे। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसान कहे सर इस पे गेहूं उगाता हूं, आधा गेहूं आपका, आधा गेहूं मेरा। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? ये जो आपको शेयर मिल रहा है ना, ये शेयर, ये शेयर पैसों में मिले या शेयर इन क्रॉप में मिले, दोनों ही सिनेरियोज में ये आपकी जो इनकम मानी जाएगी, ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ठीक है, आप जो क्रॉप आपको मिल रही है उसको बेच दीजिए। थर्ड पॉइंट देखिए सर प्लीज, अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच देता हूं, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचकर जो इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होना कौन सा चाहिए सर? या तो वो होना चाहिए जो आपने उगाया है, या फिर वो होना चाहिए जो आपको रेंट इन काइंड मिला है। रेंट इन काइंड के तौर पर भी अगर आपको क्रॉप मिल रही है और आप उसे बेच रहे हैं, तो आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। सर लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी क्रॉप बेचते हैं जो ना आपने उगाई
ना आपको रेंट इन काइंड मिला, दैट इज ट्रेडिंग ओनली। ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होने होगी। ठीक है, मैंने मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचा, ना मैंने इसे उगाया है, मैंने नहीं उगाया, किसी और ने उगाया है, ना ये मेरा रेंट इन काइंड है, ये मेरा रेंट इन काइंड भी नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे पास कहां से आया? सर मैंने इसे परचेज किया पहले किसी और से, होलसेल मार्केट से, और फिर सोल्ड इन रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में खरीदा, रिटेल मार्केट में बेचा। तो ऐसे में जो इनकम है ना, ये ट्रेडिंग इनकम है। नॉन एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल इनकम के एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए मुझे या तो प्रोड्यूस उगा कर बेचना है, या फिर रेंट इन काइंड के तौर पर मिला हो तो। अच्छा, इसी तरह फोर्थ, इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड। अगर आपको कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलता है जो आपने उगाया है, तो कई बार वो उगाया हुआ सामान ना सर, एज इट इज बेचना थोड़ा मुश्किल सा होता है। मैं उसे डायरेक्ट मार्केट में मान लीजिए बेच नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए मैंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगाया, तो उगाने से पहले कई बार उसकी कुछ बेसिक प्रोसेसिंग होती है सर। मैंने अपने खेत में धान उगाया, धान में से चावल निकाल कर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपने पास अपने खेत में उसकी थ्रेशिंग की, थ्रेशिंग करके उसको, धान को निकाला, धान में से चावल को निकाला और बेच दिया। सर ये जो थ्रेशिंग है ना, ये थ्रेशिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ही पार्ट माना जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोसेस का ही पार्ट माना जाएगा, और इससे जो इनकम होगी ना, ये एग्रीकल्चरल इनकम का ही पार्ट मानी जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, प्रोसेसिंग मस्ट बी डन, प्रोसेसिंग मस्ट बी डन टू मेक द प्रोड्यूस मार्केटेबल। ठीक है सर, ये प्रोसेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोड्यूस को मार्केटेबल बना दे। ठीक है, आपका प्रोड्यूस बिकने के काबिल हो जाए, ऐसी प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का पार्ट मानी जाएगी। इफ द प्रोसेसिंग इज डन ऑन अ प्रोड्यूस which is already in marketable form, then income from
such processing, income from such processing shall be, income from such processing shall be treated as non-agricultural इनकम। ठीक है, ये इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम मानने के लिए जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए ना सर, वो प्रोसेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसके बिना मैं इस प्रोड्यूस को बेच नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं अपने पास प्रोड्यूस को बेच पा रहा हूं बिना प्रोसेसिंग के, तो फिर ये हमारे पास जो इनकम है ना, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। सर एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम मानने के लिए इस प्रोसेसिंग का ऐसा होना जरूरी है जिसके बिना ये सामान बिक ही नहीं सकता। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए मैं अपने खेत में ना धान उगाता हूं सर, धान, पैडी। फिर मैं उसकी थ्रेशिंग करता हूं। ठीक है, और थ्रेशिंग करके क्या करता हूं, राइस निकालता हूं। ये ना सर क्लोज्ड इंटर रिलेटेड प्रोसेसिंग हो रही है। मेरा जो प्रोड्यूस है वो मार्केटेबल बनाने के लिए ये प्रोसेसिंग की जा रही है। मैं इसमें से चावल निकालता हूं, देन मैं इसको ले जाकर मार्केट में बेचता हूं। ठीक है सर, ये जो प्रोसेसिंग है ना, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। सर लेकिन सोचिए, मैं अपने पास मान लीजिए वीट उगाता हूं, वीट। ठीक है, मैंने अपने खेत में वीट उगाया, और ये जो मैंने वीट उगाया ना, मैंने ये सोचा कि ये जो वीट है इसको तो मार्केट में ले जाकर बेचने में पैसे कम मिलेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, वीट का ना फ्लोर बना देता हूं। ठीक है सर, मैंने वीट उगाया और वीट का फ्लोर बना दिया, आटा। गेहूं उगाया, आटा बनाकर बेच दिया। ठीक है, अब सोचिए सर, ये जो मैंने गेहूं से आटा बनाया है, क्या ये एग्रीकल्चर है? तो आंसर इज नो सर, ये एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। ऐसा क्यों सर, बताइए। क्या गेहूं को मार्केट में बेचा जा सकता है? सर ओपन मार्केट में ना गेहूं बेचा जा सकता है। आप देखिए, आप अपने घरों के आसपास जो दुकानें दुकानें होती हैं, इट इज वेरी कॉमन, वहां पर आप जाइए, गेहूं खरीद लीजिए। सर ऐसा भी होता है आजकल, तो थोड़ा सा ना इन चीजों का ट्रेंड भी चल गया है सर, कि आप मार्केट में जाइए, जो हमारे यहाँ आसपास ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, बनिए की दुकान होती है, वहां से गेहूं खरीदिए। फिर कोई ना फ्लोर मिल, कोई चक्की होगी आपके घर के आसपास, वहां चक्की पर लेकर जाइए, और चक्की पे ले जाकर आप अपने सामने इस वीट से आटा बनवा लीजिए। सर हमारे घरों में आजकल जो आटा आता है पैक्ड, कुछ पता नहीं हमें कैसी क्वालिटी है, क्या है, मैं अपनी पसंद का गेहूं खरीदूंगा, अपने सामने चक्की पे पिसवा लूंगा, तो थोड़ा सा ना मुझे क्वालिटी के ऊपर थोड़ा विश्वास सा आ जाएगा, है ना। ऐसे में गेहूं मार्केट में बेचा जा सकता है। सर पैडी इज नॉट सो मार्केटेबल, हालांकि अब एज सच देखा जाए तो गांव वगैरह में तो बिक जाता है धान। ठीक है ना, नॉर्मल मार्केट में इसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में वो प्रोसेसिंग या इसी तरह की दूसरी प्रोसेसिंग हो सकती है सर। सर मैं गेहूं की ही बात करूं, मैंने एक फसल उगाई, तो सर इस फसल को उगाने के बाद मैं जो फसल को काटता हूं, भाई फसल उग के तैयार हो गई, अब फसल को काटना भी तो पड़ेगा ना। सर ये काटना एग्रीकल्चर एक्टिविटी का ही पार्ट है। ठीक है, उसको काटना, उसको मार्केट के लिए रेडी करना, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन उसके बाद अगर मैं कोई भी प्रोसेसिंग करता हूं, तो सर वो एग्रीकल्चर का एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स सर। मैंने अपने खेत में शुगर केन उगाया,
और शुगर केन से शुगर बनाई, ठीक है सर। गुड़ बना दिया, गुड़, तो गुड़ बनाने की जो इनकम है ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। गुड़ बनाकर अगर मैं बेचूंगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये जो गुड़ बनाना है, ये गुड़ बनाना, या मैंने शुगर केन उगाया, मैंने कहा जी मैं जूस की फैक्ट्री बनाऊंगा और मैं गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगा, ठीक है सर। ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। आपने गन्ना उगाया, एग्रीकल्चर। चीनी बनाई, नॉन एग्रीकल्चर। सर लास्ट, सर सोचिए, मेरे पास ना एक घर है, घर, मैंने इस घर को किराए पर दिया, लेट आउट कर दिया। बताइए, घर को किराए पर देकर जो रेंटल इनकम आती है, ये एग्रीकल्चर होती है, नॉन एग्रीकल्चर होती है? तो सर, घर को किराए पर देकर जो इनकम आती है ना, वैसे वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। हमारे पास घर को किराए पर देकर जो इनकम आती है, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है। लेकिन बड़ी कमाल की बात है, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, एक केस है जब हम इस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम मानने को तैयार है। रेंट फ्रॉम अ लेट आउट बिल्डिंग। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग को किराए पर दिया, बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए? ये बिल्डिंग होनी चाहिए या तो खेत पर, और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। रेंट फ्रॉम अ लेट आउट बिल्डिंग सिचुएटेड ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी। इमीडिएट विसिनिटी मतलब या तो ये बिल्डिंग खेत पर होनी चाहिए, या फिर खेत से साथ होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई, उससे अटैच्ड, ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया। और इंडिया में होनी चाहिए सर, बार बार बात कर रहे हैं हम। इंडिया से एग्रीकल्चरल इनकम होगी एग्जम्प्ट, इंडिया के बाहर से एग्रीकल्चरल इनकम होगी टैक्सेबल। जी। एंड बीइंग यूज्ड एज एन एज अ स्टोर हाउस और एज अ ड्वेलिंग हाउस। सर जरा एग्जाम्पल के जरिए बात को समझते हैं। मिस्टर ए के पास ना एक खेत था, बड़ा सा खेत था, ये इस पर कोई फसल वगैरह उगाते थे। अब सर, खेती का काम बड़ी मेहनत का काम होता है, किसान बेचारा बहुत मेहनत से फसल उगाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम फसल उगाते हैं तो सर उसकी ना बड़ी देखभाल करनी होती है। ऐसा ना हो भाई हमने फसल उगाई, पता चला कोई जानवर घुस गए और पूरी हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब किसान फसल उगाते हैं, उगकर तैयार होने लगती है फसल, तो ये ना खेत में ही कोई एक बिल्डिंग, कोई छोटा सा घर टाइप बना लेते हैं, इसी में रहते हैं और अपने फसल की देखभाल करते हैं, ठीक है। कोई जानवर वगैरह घुस जाए उसको भगाते हैं और इसी तरह से अपना सब देखभाल के लिए। या जब फसल बन के तैयार हो जाती है ना,
तो वो फसल को काट कर इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। सर मुझे ट्रैक्टर खड़ा करना है, हल रखना है, बैल बांधने हैं, कहाँ करूं? तो यही खेत के पास ही ये सारे के सारे काम कर दिए जाते हैं। ठीक है। ऐसे में ये जो बिल्डिंग है ना, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये बिल्डिंग आपके लिए इस खेत का ही हिस्सा है एक तरह से देखा जाए तो मिस्टर ए ना सर अपना खेत किराए पर दे रहे थे मिस्टर बी को। इन्होंने कहा जी खेत किराए पर दूंगा, किराया होगा 10 लाख रुपए। बी ने कहा जी ठीक है। फिर इन्हें बी से कहा भाई ये बिल्डिंग भी है मेरी, ये बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए? इनकम टैक्स क्या कहता है सर, या तो होनी चाहिए ऑन, खेत पर, और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब या तो ये खेत पर ही बनी हो या फिर खेत के साथ में बनी हो, ये रही बिल्डिंग। ठीक है। इन्होंने कहा जी ऐसा है, खेत का किराया होगा 10 लाख और चाहो तो ये बिल्डिंग भी ले लो, इसके 2 लाख रुपए अलग से दे देना। बी ने कहा ठीक है जी मैं ले लेता हूं। ऐसे में ये जो 12 लाख रुपए आ रहे हैं ना, 12 लाख, हम ये कह रहे हैं सर खेत का किराया भी एग्रीकल्चरल इनकम, बिल्डिंग का किराया भी एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है। खेत का किराया भी एग्रीकल्चरल इनकम और बिल्डिंग का किराया भी एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है। लेकिन एक शर्त है सर, ये जो आपको बिल्डिंग को लेट आउट करना है ना, ये फार्मर को करना है जो खेत किराए पर ले रहा है। ठीक है ना? जिसने मेरा खेत किराए पर लिया उसी को मैंने बिल्डिंग किराए पर दे दी, जिसने मेरा खेत किराए पर लिया उसी को मैंने बिल्डिंग किराए पर दे दी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ही खेत दिया, बी को ही बिल्डिंग। तो ये जो हमारे पास इनकम आ रही है ना, ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। लेकिन यहीं पर जरा मैं सोचूं कि मिस्टर ए ने खेत तो दिया बी को, बिल्डिंग ने मिस्टर सी को। सर अब अगर ये आप किसी और को लेट आउट करेंगे ना, तो इफ द बिल्डिंग इज लेट आउट टू एनी अदर पर्सन, तो जो इनकम होगी ना वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। सर हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी फिर वो आपकी इनकम, आपने बिल्डिंग को किराए पर दिया है, रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं अपने पास बिल्डिंग किराए पर दे रहा हूं टू द फार्मर, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड, सॉरी, इनकम शैल नॉट बी टैक्सेबल, ये एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। और अगर मैंने किराए पर दिया है किसी और पर्सन को, तो फिर ये इनकम मेरे पास एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आएगी। सर उल्टा कर अगर दिया मैंने। सर अगर अगर सर मैंने अगर किसान सी को अगर दिया है तो एग्रीकल्चर, किसी और को दिया है तो नॉन एग्रीकल्चर। जी सर जी। सर अगर सी सी फार्मर है फिर भी सर। सर एक्चुअली इशू क्या है कि हम जो जिसको दे रहे हैं ना, वो खेत के साथ दे रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे तो आप सोचिए ना, मैं दिल्ली में मेरा एक घर है, वो मैंने मिस्टर रमेश को किराए पर दिया, और रमेश जो है ना, इनकी अपने गांव में, विलेज में खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर करते हैं ये। ठीक है। इनके बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे, इन्होंने हमसे घर किराए पर लिया, इन्होंने कहा जी बच्चों को रखूंगा। ठीक है। तो अगर हम इस लॉजिक से जाएंगे तो सर फिर तो ये मेरे घर वाली इनकम भी मैं कहूंगा एग्रीकल्चरल इनकम कर दीजिए, है ना? तो ऐसे नहीं होता। मैटर ये है कि अगर मैं बी को ये घर किराए पर दे रहा हूं खेत के साथ, तो फिर ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। और अगर मैं बी के अलावा किसी भी और को दे रहा हूं तो फिर ये इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर बिल्डिंग खेत के साथ लेट आउट होगी तो एग्रीकल्चरल इनकम, अगर खेत से अलग हटकर लेट आउट होगी तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है। सब पॉइंट क्लियर है?
जी सर, बातें तो कुछ और भी हैं, लेकिन पहले जो हमारा पुराना पॉइंट चल रहा था ना, उसको कंप्लीट करके वाइंड अप कर दें। और वो था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। हम स्लैब रेट पढ़ रहे थे, फिर हमने फ्लैट रेट पढ़ा, फिर पढ़ते पढ़ते अचानक से हम एग्रीकल्चरल इनकम पे आ गए। ऐसा क्यों? सर उसका एक रीजन है। सर देखिए, वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है ना, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। सर मान लीजिए कोई कंपनी, कोई फर्म एग्रीकल्चरल इनकम कमाते हैं, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। नो कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना, एग्जम्प्ट है। लेकिन मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, कोई एच यू एफ है सर, एच यू एफ, ठीक है ना, और ये सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम कमाते हैं। नो अदर इनकम, और कोई इनकम नहीं कमाते, तो भी एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट है। नो कैलकुलेशन इज नीडेड। ठीक है सर, लेकिन अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, एक एच यू एफ है, और इसको ना एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है, और एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है। जी सर। अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बोथ। अब क्या होगा? सर अब मेरे पास आ जाती हैं कुछ कंडीशंस। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ की बात चल रही है सर, बेसिकली ना स्लैब रेट वाले पर्सन की बात चल रही है। स्लैब रेट, जो स्लैब रेट से पैसा कमाते हैं। इफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स, इनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है कितनी सर? ग्रेटर देन एम ई एल। एम ई एल क्या होती है सर? लास्ट संडे की क्लास में हमने डिस्कस किया था। एम ई एल मतलब मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट मतलब ये अपने पास इनकम कमाते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, इनकी कोई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है, और ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना सर, एम ई एल से ज्यादा है। अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एम ई एल से ज्यादा होती है, ठीक है भाई, ये कहीं जॉब करते हैं, जॉब करके पैसे कमाते हैं, और इनकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा की है, ये बैंक से एफडी कमाते हैं, इनकी कोई रेंटल इनकम आती है, वॉट एवर सर, कोई भी इनकम होती है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, और ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एमईएल से ज्यादा है, एंड एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है ना सर,
वो ये कमाते हैं ग्रेटर देन 5,000 रुपये। इनकी एग्रीकल्चर से कितनी इनकम हो रही है? एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है सर ग्रेटर देन 5,000। तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम MEL से ज्यादा, तो सर अब इनकी एग्रीकल्चरल इनकम ना ऐसे एग्जम्प्ट नहीं होगी कि मैं कह दूंगा जाओ एग्जम्प्ट। अब क्या होगा? अब हम ना जब टैक्स निकालेंगे तो हम पहले टैक्स निकालेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस MEL, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस MEL। ये जो कुछ भी आएगा फिर इसमें से ना लेस करेंगे सर टैक्स ऑन, सॉरी, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम सर, प्लस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस MEL। तो पहले बेसिकली क्या करना है, आप ना एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को जोड़ लीजिए। भैया आपने एग्रीकल्चर से भी पैसे कमाए, नॉन एग्रीकल्चर से भी पैसे कमाए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़कर आप अपने पास ना अपनी इनकम का टैक्स निकालिए। फिर आप इसमें से लेस कीजिए टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस MEL। एग्रीकल्चरल इनकम और MEL को जोड़ के मैंने अपने पास इसका टैक्स माइनस किया। ये जो कुछ भी आएगा ना ये होगा टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बस इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, इसी में ऐड करेंगे सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये बता रहा था कि सर देखिए अगर किसी पर्सन की सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों से इनकम हो रही है तो फिर, अगर आपको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों से इनकम हो रही है तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये कह रहे हैं आप पहले एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को जोड़ के टैक्स लगाइए। फिर आप एग्रीकल्चरल इनकम और MEL को ऐड करके टैक्स लगाइए। इन दोनों को माइनस कीजिए, जो बचा वो आपका टैक्स होगा। ठीक है सर, देखिए मैंने एक बार एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ के टैक्स लगाया, फिर दूसरी बार मैंने एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स घटा दिया, माइनस कर दिया। तो यहां पर एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों है। फिर एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स मैंने माइनस कर दिया तो क्या बचा? सर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स बचा, है ना? ये आपको हमें पे करना होगा। तो छोड़ ही दूं अगर मैं एग्रीकल्चरल इनकम को इग्नोर ही कर दूं तो? ऐसा नहीं हो सकता सर, आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करनी होगी जैसे इनकम टैक्स एक्ट बताता है। आइए एक एग्जांपल लेकर इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर ए एज्ड 30 years, सर इनकी ना इनकम हो रही है अंडर द हेड सैलरी 20 लाख रुपए की। इनकी एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है सर 10 लाख रुपए की। ठीक है, सैलरी से भी इनकम कमा रहे हैं
एग्रीकल्चर से भी इनकम कमा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, टैक्स निकालना है। कैलकुलेट टोटल टैक्स पेबल, इनका टैक्स निकालने को कहा जा रहा है। तो क्या करें सर, सबसे पहले आप निकालिए टैक्स प्लस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर इनकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है बताइए। सर एग्रीकल्चरल इनकम है 20 लाख, सॉरी 10 लाख रुपए। इनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है बताइए। सर 20 लाख रुपए। तो पहले आप क्या कीजिए सर, 30 लाख का टैक्स निकाल दीजिए। ठीक है सर, 30 लाख रुपीस। ये 30 लाख का टैक्स कितना होगा सर, 30 लाख रुपए में से आप माइनस कीजिए 10 लाख, 20 लाख आ जाएगा। इसका निकालिए 30%, 6 लाख आ जाएगा। उसमें ऐड कीजिए 1,12,500 रुपए, 7,12,500 रुपए। फिर इसमें से लेस कीजिए सर, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एमईएल। सर देखिए प्लीज, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है 10 लाख, एमईएल सर ये 30 साल के हैं, इनकी एमएलए हो गई 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना, 12.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालिए। 12.5 लाख का टैक्स कितना आएगा सर, 12.5 लाख माइनस 10 लाख इंटू में 30% प्लस 1,12,500 रुपए। ठीक है, तो सर 2.5 लाख का 30%, 75,000 प्लस 1,12,500, ये आ जाएगा सर 1,87,500। 1,87,500 बस, ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस करके टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम सर 7,12,500 माइनस 1,87,500, 5,25,000 रुपए। 5,25,000 रुपए बस, ऐड कर दीजिए इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का 21,000। 5,46,000 रुपीज, ये होगा टोटल टैक्स पेबल। सर टैक्स पेबल आ जाएगा 5,46,000। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए प्लीज। सर क्या इस पे सरचार्ज नहीं लगेगा? मैम सरचार्ज तब लगता है जब इनकम हमारे पास 50 लाख को एक्सीड करे। इनकी इनकम तो 50 लाख से कम है, इसलिए इस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। हाँ अगर इनकम 50 ओके लाख से ओके, ज्यादा होती तो पक्का ठीक सरचार्ज है सर, लगता। जी, थैंक यू सर। ये वेलकम मैम। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर एग्रीकल्चर इनकम 5 से ज्यादा, 5 लाख से 5,000 से ज्यादा हो रही है, बट एमईएल जो है ना सर वो 2.5 लाख से कम है, तो सर क्या सर करने कुछ भी नहीं पड़ेगा? होगा, इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। सर अगर मैं ये मान लूं कि यहीं पर ना इसी एग्जाम्पल में सैलरी इनकम 2 लाख होती और एग्रीकल्चरल इनकम 1 करोड़, ठीक है सर कुछ भी नहीं होता,
नो टैक्स एट ऑल, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम पूरी की पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। एग्रीकल्चरल इनकम अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं ना सर, इस पर टैक्स नहीं लगता। सर थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बताऊं इसका। हमारी सरकार इनकम टैक्स लगाती है, तो ये इनकम टैक्स कैसे लगा देती है? भाई मैं पैसे कमा रहा हूं, सरकार कह रही है इसमें टैक्स देना पड़ेगा, क्यों दूं सरकार को टैक्स? सर हमारी जो गवर्नमेंट है ना, क्या इसके पास हर काम को करने की पावर्स है? सर गवर्नमेंट को पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ अ कंट्री। हमारे देश का जो बेसिक लॉ है ना, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा संविधान। संविधान गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि वो क्या क्या काम कर सकती हैं। सर ये बादशाह सलामत का राज नहीं चल रहा कि राजा जी को जो सही लगा उन्होंने कह दिया और मैंने मान लिया, ठीक है। ये पुराने जमाने में होता था, जब राजा महाराजा होते थे। राजा जी को सही लगा ये काम होगा तो होगा, उन्हें लगा ये काम गलत है तो नहीं होगा। आज की डेट में ऐसा नहीं होता सर। इंडिया में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द लॉ। हमारे यहाँ बातें लॉ से चलती है ना। और लॉ में जो बेसिक लॉ है सर, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है काम कैसे होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स को जो पावर देता है ना सर, उन पावर्स की ना एक लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इनफैक्ट एक नहीं, रादर 3 लिस्ट्स है। सर पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यस, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यस सर, बिल्कुल सही कहा। दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट में हम पावर देते हैं भारत सरकार को, स्टेट लिस्ट में हम पावर देते हैं राज्य सरकारों को, जितनी भी स्टेट्स हैं। सर यूनियन लिस्ट में नाम आता है आर्मी का। आर्मी को मेंटेन करने की पावर किसकी? सर भारत सरकार की, ठीक है ना। डिफेंस का जितना भी आर्मी वाला पोर्शन होता है वो भारत सरकार का होता है। आप देखिए इंडियन आर्मी, और स्टेट लिस्ट में पुलिस। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट्स के पास होता है। आप देखिए यूपी पुलिस होती है, इंडियन पुलिस नहीं होती, है ना। दिल्ली के अंदर की पुलिस हालांकि भारत सरकार के पास है, क्योंकि दिल्ली सर कैपिटल सिटी है। फिर कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं सर जिनकी पावर्स ना दोनों के पास है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइक एजुकेशन। सर एजुकेशन के ऊपर भारत सरकार भी काम करती है, एजुकेशन के ऊपर राज्य सरकारें भी काम करती हैं, दिल्ली सरकार भी काम करेगी, यूपी सरकार भी काम करेगी, ठीक है ना। सर इन सारे कामों के लिए चाहिए होता है पैसा। पैसा कहां से आएगा? तो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि आप जो भी सरकार है वो टैक्स लगाएंगे। यूनियन लिस्ट में भारत सरकार किस पे टैक्स लगाएगी ये लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें किस पे टैक्स लगाएंगी। यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि हमारी भारत सरकार कस्टम ड्यूटी लगाएगी। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, सर ये भारत सरकार लगाती है। स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है ये सेल्स टैक्स लगाएगी, सेल्स टैक्स। सर जो सेल्स टैक्स होता है ना, वो लगाने की पावर्स राज्य सरकारों की होती है, भारत सरकार की नहीं होती। लेकिन सर जहां टैक्स की अथॉरिटी होती है ना सर, वहीं पर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। जैसे स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ था कि राज्य सरकारें सेल्स टैक्स लगाएंगी हर चीज पर एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर। अब सर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, दे वर ग्रेट पीपल। पुराने जमाने में सर न्यूज चैनल्स तो होते नहीं थे, लोगों के पास न्यूज पहुंचती थी न्यूज़पेपर्स के जरिए। उन्हें ऐसा लगा न्यूज़पेपर्स पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे जनरल पब्लिक के पास न्यूज पहुंचती है। तो उन्होंने कहा जी न्यूज़पेपर्स पे सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगी राज्य सरकारें, ऐसा ना हो कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स लगाकर न्यूज़पेपर्स के सर्कुलेशन को रोकने की कोशिश करें, है ना।
इसी तरह से जब यूनियन लिस्ट बनाई गई, इसमें लिखा गया भारत सरकार इनकम टैक्स लगाएगी सारी इनकम्स पर एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे सर। भारत सरकार सर एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब भारत सरकार ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जम्प्ट करने के लिए बनाकर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल कर दिया भाई, वाह क्या प्रोविजन बनाया है, लोगों को रिलीफ दे दिया। सर रिलीफ तो तब देना, पहले पावर तो लाओ टैक्स लगाने की। सर भारत सरकार के पास पावर ही नहीं है। हमारे यहाँ की सरकारों के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती। अनलिमिटेड पावर्स करप्ट पीपल। अगर आप किसी को अनलिमिटेड पावर दे देना तो वो करप्ट हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे, वो लोगों पे जुल्म करते थे क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई होता ही नहीं था। यार रोकने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन। सरकारें वही काम कर सकती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बाहर कुछ भी करेंगी ना सर वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स। भारत सरकार के पास भी पावर्स नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाए। हालांकि बड़ी चालाकी से हमने लगा दिया सर। मैं आपको यही तो पढ़ा रहा हूँ। एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स होता है लेकिन सर नॉमिनल टैक्स होता है। एग्रीकल्चरल इनकम अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। भारत सरकार एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स तो लगा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है सर कि भारत सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगा सकती है इसके ऊपर। लिमिटेड टैक्स लगा सकती है, उससे ज्यादा टैक्स लग ही नहीं सकता। सर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर ना भारत सरकार अपने पास जो टैक्स इंपोज कर रही है, सर वो 1,12,500 से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। सर आप 1 करोड़ रुपए कमा लीजिए एग्रीकल्चर से, आप 10 लाख रुपए कमा लीजिए एग्रीकल्चर से, आपके टैक्स में जो डिफरेंस आएगा ना ज्यादा से ज्यादा 1,12,500 आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा का टैक्स भारत सरकार नहीं ले सकती। ठीक है, हाँ लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। सर एग्रीकल्चरल इनकम ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते हुए लॉ मेकर्स ने एग्जम्प्ट रखी थी। ठीक है सर, दुख की बात है हमारे देश के ज्यादातर किसान गरीब होते हैं, लेकिन सारे गरीब थोड़ी होते हैं। कुछ थोड़े से अमीर भी होते हैं। ठीक है, हालांकि सर अमीर बहुत ही कम होते हैं बेचारे। ठीक है, ज्यादातर किसान जो है गरीब होते हैं। तो जो पावर दी गई थी ना एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की, वो दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम कौन लगाएगा? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम लगाएंगी राज्य सरकारें। ठीक है, ये पावर राज्य सरकारों के पास है सर। अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें तो टैक्स लगा सकती हैं एग्रीकल्चर पे, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सर। लेकिन 1947 से लेकर आज तक, 47 तो नहीं, रादर 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1950 से लेकर आज तक 2004 24 सॉरी नॉट 4 2024 सर पिछले 74 सालों में आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया। एग्रीकल्चरल इनकम्स एग्जम्प्ट होती हैं। ठीक है सर, हमारे यहाँ ना इलेक्शंस बहुत होते हैं। हर 5 साल में 3 इलेक्शंस तो तय है, एक यूनियन गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, और एक लोकल अथॉरिटी का, ग्राम पंचायत और एमसीडी एंड ऑल, है ना। जिस पार्टी ने भी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया, सर आज भी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। 60 to 65% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जिस सरकार ने भी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाया उसकी सरकार तो नहीं बनती। ठीक है ना, और बस प्राण जाए पर कुर्सी ना जाए सर। इसीलिए एग्रीकल्चर पर आज तक तो किसी ने टैक्स लगाया नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स में इनडायरेक्टली इस पे टैक्स लगता है, इनडायरेक्टली। लेकिन ये जो टैक्स होता है सर, पहली बात उन लोगों पे लगता है जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी कमा रहे हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात, ये टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है सर? 1,12,500 रुपए हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो
एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर, एग्जाम्पल 2। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर बी, एज इस बार थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं, 65 ईयर्स ले लेते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया है ये, ठीक है। इनकी इनकम हो रही है सैलरी से। मैम ने अभी सरचार्ज के लिए कहा था, तो इनकम ले लेते हैं 60 लाख। हाउस प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 20 लाख। और एग्रीकल्चरल इनकम भी ले लेते हैं सर, एग्रीकल्चरल इनकम 40 लाख रुपए, ठीक है ना। अब हमें इनका टैक्स निकालना है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट टोटल टैक्स पेएबल। सर अभी ना मैं इसका आपको एग्रीकल्चरल इनकम का टोटल इनकम में भी प्रेजेंटेशन बताऊंगा 1 मिनट के बाद, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करा दूं फिर बताऊंगा। सर हमें सबसे पहले टैक्स निकालना है, कैसे? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है बताइए? एग्रीकल्चरल इनकम है सर 40 लाख रुपए। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है बताइए? 80 लाख रुपए, ठीक है। तो 60 प्लस 20, 80 लाख नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, 40 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम है। सर 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए माइनस कीजिए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गए। इंटू कीजिए 30%, 33 लाख रुपए आ गए। सर 65 साल एज है इनकी, 65 ईयर्स, सीनियर सिटीजन हो गए। जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना सर, उनकी जो एमईएल होती है वो होती है 3 लाख। और 10 लाख रुपए तक की इनकम का जो टैक्स होता है ना, वो टैक्स होता है सर 1,10,000 रुपए। तो इसमें 1,10,000 रुपए जोड़ दीजिए सर, 34,10,000 रुपीज आ जाएंगे, है ना। सर अब निकालिए टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एमईएल। सर बताइए एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है अब? सर 40 लाख। और एमईएल सर 3 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन है, 3 लाख रुपए लिया जाएगा सर। 43 लाख माइनस कीजिए 10 लाख रुपए, इसका निकालिए 30%, 9,90,000 प्लस 1,10,000, सर 11 लाख रुपए आ जाएगा। 34,10,000 में से माइनस करेंगे 11 लाख रुपए, सर 23,10,000 रुपए, 23,10,000 रुपए ये आ जाएगा टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 23,10,000 आ गया। सर बताइए सरचार्ज लगाएंगे क्या? यस लगाएंगे। सर बताइएगा सरचार्ज कितना लगाएं? हाँ जी सर, सरचार्ज कितना चार्ज करें? इनकी जो इनकम आ रही है 60 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ 20 लाख आ रही है। बताइए सरचार्ज कितना लगाएं? 15 हो गया सर। जी मैम मैं यही बता रहा था, ऐसा नहीं होगा। जब हम सरचार्ज लगाते हैं ना, सरचार्ज,
तो सरचार्ज लगाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जम्प्ट होती है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट ही है। आप ये नहीं कह सकते एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, एग्जम्प्ट तो है। तो ऐसे में मैं जो कंसीडर करूंगा ना, वो इनकम 80 लाख कंसीडर करूंगा। और क्योंकि इनकम 1 करोड़ से कम है, इसलिए सरचार्ज लगेगा 10%। ठीक है, सरचार्ज लगाया जाएगा 10%। तो सरचार्ज लगाते हुए एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करते हैं। 23,10,000 के ऊपर 2,31,000 रुपए सरचार्ज ऐड किया जाएगा। तो ये आ जाएगा टैक्स प्लस सरचार्ज, ये आ जाएगा 25,41,000 रुपए। 25,41,000 बस इसमें ऐड कर दीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 101,640। टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा 26,42,640 रुपए। 26,42,640। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर, अब हम जरा प्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं 1 मिनट टोटल इनकम का। तो ये पॉइंट आपको ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर जरा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लूंगा जरा बाहर से, फिर कंटिन्यू करते हैं।
जी सर। सर मैं ये बता रहा था, जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम के टाइम पर हम सबसे पहले निकालते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी। फिर हम लेते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर हम लेते हैं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सर इन पांचों हेड्स की इनकम का जो टोटल आता है ना, उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम इसमें से लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। सेक्शन 80C टू 80U। ये माइनस करके जो बैलेंस बचता है, इसे हम कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम, TTI, या इसी को हम टोटल इनकम भी कह देते हैं, है ना सर। ये जो टोटल इनकम होती है ना हमारी, इसमें हम ऐड करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम को। सर ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब हम इसमें ऐड करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम को, और ये एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करके जो इनकम आती है ना सर, इसे कहते हैं एग्रीगेट इनकम। ठीक है, एग्रीगेट इनकम। सर अब मैं थोड़ा सा शब्दों को बदलूं, जो मैं ऊपर कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने पास सबसे पहले निकालिए टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, है ना। फिर इसमें से आप लेस कीजिए टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें से आप लेस कीजिए टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस MEL। तो ये जो आपके पास इनकम निकल कर आएगी ना, सॉरी, जो टैक्स निकल कर आएगा ना, ये पता है क्या होगा? ये होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम। सर ये जो टोटल इनकम थी ऊपर, अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, सर ये यही टोटल इनकम तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ना। ये आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स आ गया। ठीक है सर, अब इसमें ऐड कीजिएगा सरचार्ज। ठीक है, और सरचार्ज पता है कब लगेगा? इफ टोटल इनकम, सर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। सर ये जो टोटल इनकम होती है, ये नॉन एग्रीकल्चरल होती है, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम आती ही नहीं। सर लास्ट संडे की क्लास में जब मैं आपको सरचार्ज के बारे में लिखवा रहा था ना, वहां पर हमने कहा था हम सरचार्ज लगाते हैं
अगर टोटल इनकम 50 लाख एक्सीड करती है, 1 करोड़ एक्सीड करती है, 2 करोड़ एक्सीड करती है, 5 करोड़ एक्सीड करती है, ठीक है, तो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करना है, एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर ही नहीं करना है। ये निकल कर आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज। फिर आप यहां से लेस कीजिए, सॉरी, फिर आप यहां पर ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% का, बस ये टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा। टोटल टैक्स पेएबल। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सर। सर ऐप पे क्लासेस शो नहीं हो रही है। मैम अभी ऐप पर ग्रुप नहीं बनाया है नया, जो हमारा ये बैच है ना, इसका न्यू ग्रुप बनेगा, उसके बाद उसमें जब ऐड करूंगा ना तो शो होंगी क्लासेस। तो अभी जो आप सर कर रहे हैं क्लासेस वो कहाँ मैम वो दिखेंगी? तो लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे डाल दी थी ना, आज की और कल की भी वहीं डाल दूंगा, फिर नेक्स्ट अच्छा, वीक में ऐप पे ग्रुप बनाकर उसमें ऐड करना शुरू करूंगा। ओके सर। जी, तो इस तरह से ये हमारे पास हमारी इनकम की कैलकुलेशन होगी एग्रीकल्चरल इनकम के केस में, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जांपल किया था ना, जिसमें हमने सरचार्ज का केस डिस्कस किया था, उसमें भी देखिए मैं सरचार्ज 10% लगाऊं या 15%, इसके लिए हमें क्या कंसीडर करना है, सरचार्ज 10% होगा और 15% होगा, ये कैसे देखा जाएगा, टोटल इनकम के बेसिस पर। और ये जो टोटल इनकम है ना, नॉन एग्रीकल्चर वाली है, एग्रीकल्चर वाली नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ओनली, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, इसमें मैं एक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड समझाता हूं, फिर आगे चलेंगे। मिस्टर सी एज्ड 48 ईयर्स, इनकी इनकम हो रही है अंडर द हेड सैलरी, ले लेते हैं 30 लैक्स ले लेते हैं, और एग्रीकल्चरल इनकम 15 लाख ले लेते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम 15 लाख रुपए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 30 लाख रुपए। हाँ जी, तो अब देखिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स पेएबल, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, बेसिकली टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम है हमारे पास 30 लाख की, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है हमारे पास 15 लाख की, ऐड करके टैक्स लगा लीजिए 45 लाख रुपए के ऊपर।
तो 45 लाख में से 10 लाख माइनस कीजिए, 35 लाख का 30% प्लस 1,12,500, ये आ रहा है हमारे पास 11,62,500। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहां से लेस करना है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस MEL। एग्रीकल्चरल इनकम है 15 लाख रुपए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 2.5 लाख रुपए। 17,50,000 माइनस 10 लाख, 7,50,000 का 30%। लगता है कि कुछ गलत हुआ है। एग्रीकल्चरल इनकम तो 15 लाख है, 30 लाख तो नहीं है। वो MEL को ही गलती से बोल दिया सर ने। सर वो मैंने लिखने में मिस्टेक हो गई। एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो है हमारे पास 15 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 30 लाख जी। वो बस लिखते वो गलत लिख दिया था, कैलकुलेशन ठीक हुई है सर। एग्रीकल्चरल इनकम नीचे 15 लाख है और 2.5 लाख MEL है, तो 17,50,000, 17,50,000 माइनस 10 लाख, 7,50,000 का 30% प्लस 1,12,500, ये आ रहा है सर 3,37,500। कैलकुलेशन इज करेक्ट, लिखते हुए मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,25,000 रुपीज। ये आ गया टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का 33,000, टोटल टैक्स पेएबल 8,58,000 रुपीज आ जाएगा, है ना। सर अब एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं ये सब करता ही नहीं और मैं सीधा सीधा टैक्स लगा देता 30 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता जो अभी मैंने किया, मैं सीधा टैक्स निकालता ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो क्या होता। सर टैक्स आता 7,12,500 का, ठीक है, ऐड करता मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 28,500 का। पता है मुझे टैक्स कितना देना पड़ता, 7,41,000। सर अभी पता है क्या हो रहा है, मैं दे रहा हूं 8,58,000 क्योंकि मेरा टैक्स निकल कर आया था 8,25,000 का। अभी अभी तो निकाला मैंने 8,25,000 का, 33,000 रुपए का मुझे लगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और मुझे देने पड़े 8,58,000 रुपीज। ठीक है सर, ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों, ठीक है, मतलब मैं ये आपको कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूं कि भाई अगर हम ये सोचें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। सर आइए मैं बताता हूं। सर अगर ना मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम को
ऐड करके टैक्स की कैलकुलेशन ना की जाती। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम लेता, तो मेरी इनकम थी 30 लाख। इस पे अगर हम टैक्स लगाएं, सर वो हमने डिस्कस किया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो इनकम को 4 स्लैब्स में बांटा जाता। पहले 2.5 लाख को अलग करते, अगले 2.5 लाख को अलग करते, अगले 5 लाख को अलग करते, और रिमेनिंग 20 लाख को अलग करते। यह है नील, यह है 5%, 20% और 30%। 0, 12,500, 1 लाख और 6 लाख, ऐड करके आया 7,12,500। लेकिन पता है हुआ क्या, हमें ये मेथड फॉलो ही नहीं करना। हमें क्या करना है, अब एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों आ रही है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा आप एक काम कीजिए, पहले टैक्स निकालिए इन दोनों को जोड़ के। कितने पर? 45 लाख पर। कैसे निकाला जाएगा सर? ऐसे ही जैसे हमने अभी निकाला। पहले 2.5 लाख को अलग कीजिए, अगले 2.5 लाख को अलग कीजिए, फिर 5 लाख को अलग कीजिए, फिर 35 लाख को अलग कीजिए। नील 5%, 20% एंड 30%। 0, 12,500, 1 लाख, 10,50,000। इनको ऐड करके कितना आ गया सर? इनको ऐड करके आया 11,62,500। अभी तो निकाला था मैंने, ये देखिए 11,62,500। फिर मैंने माइनस क्या किया, फिर हमने कहा अब आप अपने पास ना एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एमईएल निकालिए। सर ये कितना आया? हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम थी 15 लाख, एमईएल थी 2.5 लाख। इसको सब में देखना होता था, इसमें सबको देखना होता, कैसे देखते हैं कौन कौन भाग ले रहे हैं इसमें, कितने इसमें लोग हैं, कैसे देखते हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? 2.5 लाख, 2.5 लाख। अच्छा, यहाँ से पुणे से ऐसा जाइएगा और ऐसे करके ऐसे करिएगा। बस। आइए, तो पहले 2.5 लाख का टैक्सेस नील, अगले 2.5 लाख का टैक्सेस 5%, अगले 5 लाख का टैक्सेस 20% एंड दिस इज 30%। 0, 12,500, 1 लाख और 75,000 इंटू 30% इज 2,25,000। सर 225 प्लस 1,12,500, ये आ रहा है सर 3,37,500, है ना सर? ये भी अभी हमने निकाला था, देखिए ये रहा। फिर हमने इसको माइनस करके कहा आपको 8,25,000 रुपए देने हैं। सर बस आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इसका कंपैरिजन। सर पता है हुआ क्या, देखिए इसकी इनकम थी 30 लाख रुपए सैलरी से, 2.5 लाख पे टैक्स निल होना था,
अगले 2.5 लाख पे टैक्स 5% होना था, फिर 20% होना था, फिर 20 लाख पे 30% का टैक्स लगना था। सर हमने क्या करा, हमने कहा इनकम को कर दीजिए 45 लाख, पहले 2.5 लाख का टैक्स निल, अगले 2.5 लाख का टैक्स 5%, 5 लाख का टैक्स 20% और 35 लाख रुपए। सर 20 लाख ऐड होना था, 20 लाख आना था 30% स्लैब में, हम कितना ले आए 35 लाख, और 35 लाख पे हमने टैक्स लगाया 30%। इसका मतलब पता है मैंने क्या करा, सर मैंने 30% वाले स्लैब में 15 लाख रुपए बढ़ा दिए। सर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, 30% में 20 लाख इनकम आ रही थी मेरी, लेकिन इनकम टैक्स ने क्या करा, इनकम टैक्स ने 20 लाख के बजाय 35 लाख पे 30% टैक्स लगाया। सर बाद में माइनस भी तो किया, सर पक्का किया, लेकिन माइनस करते हुए पता है इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा जी ऐसा है 15 लाख की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें 2.5 लाख की एमईएल जोड़िए, 17,50,000। अब इस पे टैक्स निकालिए कैसे, सर पहले 2.5 लाख का टैक्स निल, ये तो 2.5 लाख ना इनकम टैक्स ने मेरी इनकम में ऐड ही किए थे, अगले 2.5 लाख का 5%, 5 लाख का 20% और 7.5 लाख का 30%। सर आप देख रहे हैं इनकम टैक्स ने 15 लाख रुपए मेरी इनकम में जोड़े 30% स्लैब में, और जब टैक्स में छूट देने की बारी आई ना, तो 2.5 लाख पर छूट दी 5%, 5 लाख पे छूट दी 20%, 7.5 लाख पे छूट दी 30%। सर टैक्स लगाया था सब पे 30% के रेट से, और छूट कैसे दे रहे हैं 5%, 20%, 30% के रेट से। मतलब जब पहले वाले 2.5 लाख पे टैक्स लगाया था ना, टैक्स लगाया 30% का, छूट दी 5% की, अगले वाले 5 लाख पर सर टैक्स लगाया 30% का, छूट दी 20% की, और बैलेंस 7.5 लाख पर, सर 15 लाख था ना, ये देखिए 7.5 लाख ये रहा, टैक्स लगाया 30%, छूट भी दी 30%। सर नेट इफेक्ट पता है क्या है, यहां 25% फालतू टैक्स ले लिया, यहां 10% फालतू टैक्स ले लिया, इसमें कोई टैक्स नहीं लिया मुझसे फालतू। सर 2.5 लाख का 25%, 2.5 लाख का 25%, 62,500, 5 लाख का 10%, 50,000। सर 50,000 एक, 62,500 रुपए एक। अगर आप देखें ना मोटा मोटा, इनकम टैक्स ने पता है क्या करा, मुझसे 1,12,500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए, 1,12,500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। सर अगर आप ध्यान से देखें तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है ना सर, 7,12,500 और 8,25,000 के बीच में, सर 1,12,500 का ही है, ध्यान से देख लीजिए, माइनस कर लीजिए 1,12,500। तो ये जो सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं ना सर, कि आप पहले एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ के टैक्स लगाइए, फिर आप उसमें एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एमईएल का टैक्स माइनस कीजिए, तो पता है बेसिकली लॉ मेकर कर क्या रहा है सर, ही इज पुशिंग यू टू हायर रेट ऑफ स्लैब। आपको ना 30% वाले स्लैब में पुश कर रहा है वो, बेसिकली 30%। ठीक है सर, आपकी ना एग्रीकल्चरल इनकम कितनी भी आ जाए, कितनी भी, सर ये 15 लाख है ना, आप एक क्वेश्चन ना क्लास के बाद घर पे करके देखिएगा, इस 15 लाख को ना आप 1.5 करोड़ कर लीजिएगा, सर टैक्स में डिफरेंस 1,12,500 ही आएगा। सर आप इसको 15 करोड़ कर लीजिएगा, टैक्स में डिफरेंस 1,12,500 ही आएगा। सर इससे ज्यादा का डिफरेंस आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता सर, क्योंकि मुझसे ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख का 25%, 5 लाख का 10% टैक्स का बेनिफिट वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा ना सर गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती, इनकम टैक्स एक्ट के पास पावर ही नहीं है
सर एग्रीकल्चरल इनकम पे आप टैक्स लगा ही नहीं सकते, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है सर बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकम टैक्स एक्ट को इससे ज्यादा करने की पावर ही नहीं दी। देखा जाए ना तो ये भी मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अब सर लॉ मेकर कोई गलती भी करता है ना वो लॉ ही होती है ना। तो आपको यू हैव टू फॉलो दिस, आपको ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा बियॉन्ड जाकर टैक्स लगाने की पावर्स सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट के पास भी नहीं है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पास नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस पर टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेसिकली ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना पिछले 1 घंटे से, ये कर क्या रहा है सर, ये आपकी इनकम को पुश कर रहा है टू अ हायर स्लैब रेट। आप जो 5% वाले स्लैब में थे आपको 30 मिलेगा, आप जो 20% वाले स्लैब में थे आपको 30 मिलेगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से जो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस है टैक्स में, दैट इज 1,12,500। सर अगर ये सीनियर सिटीजन होते तो ये डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता, फिर 2.5 लाख के बजाय 2 लाख के ऊपर 25% टैक्स लगा होता, तो 2,500 रुपए का हमारे पास ना यहाँ पे 50,000 का 25%, 12,500 रुपए का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाता, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये सुपर सीनियर सिटीजन होते तो फिर ये पूरा वाला स्लैब ही खत्म हो जाता सर, सिर्फ ये 1 लाख रुपए का ही डिफरेंस आता, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कि वो सीनियर सिटीजन है, वो वेरी सीनियर सिटीजन है, हमारे पास यहाँ पर स्लैब में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सर पहले यहां तक कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो सर बेसिकली ये है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के सारे कंसेप्ट, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में हमने इंडिविजुअल के लिए अलग अलग स्लैब रेट्स डिस्कस किए, फिर हमने अपने पास इंडिविजुअल के स्लैब रेट के बाद फ्लैट रेट डिस्कस किए, फिर हमने स्लैब रेट फ्लैट रेट के कंबाइंड क्वेश्चंस किए, फिर हमने सरचार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए मार्जिनल रिलीफ में। मार्जिनल रिलीफ के बाद ये अभी हमने अब एग्रीकल्चरल इनकम का कंसेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। ये हमारे पास सर इंडिविजुअल के टैक्स कंप्यूटेशन के केसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे ना सर इंडिविजुअल से रिलेटेड कर रहे थे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक क्लास और लेंगे और उसमें ना हम सर HUF और दूसरे जो पर्सन्स हैं उनके टैक्स रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने पास कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास से ना मैं अकाउंट स्टार्ट करना चाह रहा था, तो 2 बातें जो मैं अकाउंट्स के बारे में जानना चाह रहा था। पहले तो ये कि अकाउंट्स की क्लास में दोनों डेज में रखूं, सैटरडे एंड संडे, 2-2 घंटे का जैसे हम कर लें कि हाफ टाइम अकाउंट्स और हाफ टाइम टैक्स। मतलब मुझे तो यही ज्यादा बेहतर लगता है कि दोनों दिन अकाउंट्स और दोनों दिन टैक्स हो जाए, या फिर मैं ऐसा सही है करूं सर, एक दिन अकाउंट्स लूं और एक दिन टैक्स। हाफ हाफ टाइम रखिए सर। हाँ तो सर वो ज्यादा बेटर ठीक है रहेगा जी। सर और हाफ बर्डन नहीं टाइम ले पड़ेगा फिर। लीजिए दोनों ही सर। जी दूसरा एक बात मैं ये जानना चाह रहा था सर, नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं अकाउंट स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो शुड आई स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स और मैं थोड़ा सा आगे से शुरू करूं, मतलब मैं क्या जर्नल से स्टार्ट करूं या थोड़ा से एडवांस पर आऊं? सर अगर एडवांस से बेसिक से लेके शुरू चले, करिए। जर्नल लेजर छोड़ दीजिए। जी नहीं मैं ये जानना चाह रहा था अगर किसी ने जर्नल नहीं पढ़ा है तो सर पहले मैं हम एक आध क्लास ना जर्नल की कह रख लेते हैं रहा उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा। सर बेसिक से शुरू करिए, क्योंकि हम लोगों ने भी अकाउंट्स था पढ़ा नहीं है, अकाउंट्स सब्जेक्ट से हाँ जानकारी ज्यादा है नहीं। तो ठीक है थोड़ा सर, सा एक ब्रीफ हो जाएगा बिल्कुल एक बिल्कुल क्लास में, तो बिल्कुल फिर चीजें अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा बिल्कुल सही सर, रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर नेक्स्ट क्लास में ना हम जो नेक्स्ट सैटरडे और संडे वो ना पहले जी बेसिक के ऊपर लगा देते हैं, तो जिन लोगों को आता है वो उनके पास दे हैव द ऑप्शन कि भाई अटेंड ना करें, क्योंकि अगर जिनको नहीं आता उनके साथ हम एडवांस पर आएंगे तो उन्हें आगे बहुत प्रॉब्लम रहेगी।
तो 2 क्लासेस हम कम से कम ना बेसिक्स के ऊपर लगाते हैं पहले, जी जी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को एक कंफर्ट लेवल आना शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे हम जो क्लास रखेंगे ना, मैं कोशिश करूंगा कि 4 PM ऑनवर्ड्स रखें, क्योंकि बेसिक कराना है और 2 दिन में मैं कवर कराना चाहूंगा, तो अकाउंट्स का थोड़ा सा टाइम लंबा रख लेंगे और टैक्स का तो हम जैसे रेगुलर ले रहे हैं वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है सर, उसके बाद फिर हम देख लेंगे, अगर सब लोग अलाउ करेंगे, अगर ऑफिस में टाइमिंग से एडजस्ट होंगे तो बीच में ना रेगुलर डेज में क्लासेस रख लेंगे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो भी होगा, और अदरवाइज फिर हम ऐसे ही अभी फिलहाल सैटरडे संडे चलाएंगे। श्योर सर। जी ठीक है सर, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट ऑन सैटरडे। ठीक है सर। एप्लीकेशन Questions सर एक arrange रिक्वेस्ट हो है कि सकते आप हैं? जो है इसको जो क्लासेज है उसको एप्लीकेशन पर अगर डाल देंगे तो सर रिवाइज आज करने में कल आसान थोड़ा वो मैं बता रहा था ना, थोड़ा जरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कल की क्लास अच्छा। अपलोड नहीं कर पाया था। आज मैं दोनों क्लासेस अपलोड कर दूंगा। जी सर, इसका ना मैं एक असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी, आप लोग इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा प्लीज सर, साथ के साथ Thank you, करते sir. रहेंगे ना तो बहुत इजी रहेंगी चीजें, स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होती चली जाए तो दैट विल बी इजी। फिर एकदम से इकट्ठे क्वेश्चंस होंगे ऑफिस के साथ, फिर इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो बेसिक बातें हैं हमें आती हैं, सर जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो कई बार अटक जाते हैं, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि बेसिक की ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और सर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ITI ITO दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, MCQ और फुल फ्लेजेड दोनों ही क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन चीजों की सर प्रैक्टिस थोड़ा सा एक बहुत। आपसे रिक्वेस्ट ये भी था जी कि सर, जो MCQ आता है वो किस रूप में आता है जो अभी आपने बताया है? देखिए अभी तो हमने एक बिल्कुल ही बेसिक सी टॉपिक पढ़ा है, आगे चल के जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना मेन, क्योंकि इसमें जो बातें बताई है ना सर वो काफी चीजों को मिक्स करके बताई है, आगे जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके MCQs और उसके ITO के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए हुए हैं वो साथ में कंबाइंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। श्योर श्योर सर। जी, जो हमारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, तो उससे जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। श्योर सर, थैंक यू। जी ठीक है सर, फिर हम सैटरडे को मिलेंगे। ओके, बाय ठीक बाय। है, नमस्कार, बाय बाय। Thank you, sir. यू वेलकम मैम।